नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक कानून है बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली प्रयास भी है। आज का विषय है दोस्तों दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम। यानी कि सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके ज्ञान और आपके इरादों में इतनी ताकत है कि आप इस समाज की बुरी प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यही वो आग है जो आपके अंदर जलनी चाहिए। आप सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस देश की बेटियों के लिए, उनके हक और सम्मान के लिए पढ़ रहे हैं। जहाँ आप महिला पर्यवेक्षक बनेंगे, तो आपकी भूमिका सिर्फ एक नौकरी तक ही सीमित नहीं होगी। आप उस बदलाव की मशाल होंगे जो इस समाज को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर लेके जाएगी। दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई है दोस्तों, जिसने ना जाने कितने मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये बुराई तब तक जीवित रहेगी जब तक कि हम इसे सहते रहेंगे। और आप महिला पर्यवेक्षक बनने के बाद इस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा होंगे दोस्तों। आपका ज्ञान ही आपका हथियार होगा और ये क्लास आपका युद्ध का मैदान है। तो चलिए, आज हम न सिर्फ दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम के अर्थ पहलू को समझेंगे, बल्कि इस बात को भी समझेंगे कि आप इसे अपने काम के माध्यम से कैसे लागू कर सकते हैं और समाज को कैसे बदल सकते हैं। अब बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस महत्वपूर्ण अधिनियम को और समझते हैं। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम सन 1961 को यहाँ पे लागू किया जाता है दोस्तों। और इस अधिनियम को 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था और जिसका उद्देश्य था दोस्तों दहेज की मांग, लेन देन पर रोक लगाना। और हम इसे विस्तार से समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, कैसे इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाती है और आप इस अधिनियम का उपयोग समाज में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह एक संकल्प है दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई का। आप सभी इस अधिनियम के हर पहलू को समझे, क्योंकि आपके ज्ञान में वो शक्ति है जो इस समाज को एक नई दिशा दे सकता है दोस्तों। सो आइए इस महान उद्देश्य के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये क्लास एक ऐसा क्लास है जो कि पूरा फिल्टर करके आप लोगों के लिए लाया गया है और खासकर महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं दोस्तों कि हर डेट पे, हर शिफ्ट पे कहीं ना कहीं दहेज प्रथा से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। सो ये एक ऐसा टॉपिक हो गया दोस्तों जहां से हर रोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो हम इस क्लास में दहेज प्रथा यानी कि निषेध अधिनियम को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों। और यहाँ इस क्लास से ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस क्लास में हम क्या क्या समझेंगे। सो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों दहेज प्रथा अधिनियम जो कि 1961 को जो यहाँ पे लागू किया जाता है। इसके बाद में दहेज प्रथा का इतिहास की ओर लेके जाऊंगा दोस्तों मैं आपको। इसके बाद में दहेज प्रथा के कारण को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा और दहेज प्रथा अधिनियम जो 1961 यहाँ पे लागू किया जाता है दोस्तों पूर्ण रूप से, उससे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दहेज जो है विरोध अन्य कानूनी जो प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किए गए, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। और इसके बाद में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं कौन कौन सी, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके बाद में दहेज प्रथा को समाप्त करने के क्या उपाय जो है किए गए और इसका क्या निष्कर्ष निकला। इस प्रकार से हम बहुत ही डिटेल से एक एक पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। और इन्हीं पॉइंटों से जो है आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। सो एक एक पॉइंट की ओर कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। और पहले हम समझते हैं यहाँ पे दहेज प्रथा अधिनियम को, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों कि दहेज प्रथा अधिनियम जो कि सन 1961 में यहाँ पे लाया गया था। और ये जो अधिनियम है दोस्तों खासकर दहेज लेन देन को रोकने और इससे जो है उस स्थिति में दंडनीय अपराध मानने के लिए, दंडनीय अपराध के तौर पर यह अधिनियम यहाँ पर लाया गया था दोस्तों। कब? 1961 में। ठीक है, तो ये डेट आपसे पूछ सकता है जो कि आपको याद रखना है। कब? 1961 में दहेज जो है अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम यहाँ पर लागू किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका उद्देश्य की ओर हम नजर डालते हैं दोस्तों कि इसे लाने का क्या उद्देश्य रहा है दहेज निषेध अधिनियम को। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा दोस्तों कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि अलग अलग संस्कृति के लोग रहे हैं। और यदि हम प्राचीन काल की बात करें या फिर पहले की बात करें दोस्तों, सो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत में दहेज लेन देन को यानी कि दहेज लेन देन का जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं काफी सदियों से पहले से चला आ रहा है। और इसी को रोकने के लिए और साथ ही साथ जो है इस प्रकार की जो आपराधिक जो घटनाएं घटती है लेन देन को लेके या फिर दहेज प्रथा को लेके, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक दहेज निषेध अधिनियम यहाँ पे लागू करता है दोस्तों 1961 में। सो इस प्रकार से भारत में दहेज लेन देन को रोकना और इससे एक दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से
दहेज निषेध अधिनियम यहाँ पे लागू किया जाता है दोस्तों। और यह जो है महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों और हिंसा को समाप्त करने का भी एक उद्देश्य के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ महिला के समय में धन यानी कि विवाह के समय में बहुत सारे लोग धन की मांग करते हैं, आभूषण की मांग करते हैं, और साथ ही साथ जो है अभी की स्थिति में संपत्ति या फिर अन्य जो है कीमती वस्तुओं की मांग करते हैं, तो उस पर अवैध हो यानी कि उसे अवैध घोषित किया जाए, इस प्रकार की जो मांगे हैं उस पर रोक लगाया जाए, इसीलिए यह अधिनियम यहाँ पर आता है दोस्तों। विवाह यानी कि हम कह सकते हैं दहेज निषेध अधिनियम यहाँ पे लागू किया जाता है। सो इससे आपको समझ में आया दोस्तों कि दहेज निषेध अधिनियम क्यों लाया गया और इसके क्या उद्देश्य है और ये किस पर कार्य करता है। सो ये कुल मिलाकर जो है विवाह के समय में जो धन हो गया, आभूषण हो गया, संपत्ति हो गया या फिर अन्य प्रकार की जो कीमती चीजों की जो मांग की जाती है दहेज के रूप में, उनको अवैध ठहराता है दोस्तों। और उनपे यानी कि इस प्रकार के से यदि मांग किया जाता है तो उस पे जो है कड़ा जो है प्रावधान यहाँ पे किया गया है, दंडनीय प्रावधान यहाँ पे किया गया और दंडनीय अपराध यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इसका उद्देश्य। इसके बाद में आपको और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं दहेज प्रथा अधिनियम का यानी कि दहेज प्रथा का इतिहास। ठीक है, सो दहेज प्रथा का इतिहास को हम यहाँ पे नजर डालते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, यदि हम प्राचीन काल में चले महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला धन जो आभूषण होता था, और ये हर महिला वर्ग को यहाँ पे जो है विवाह के समय में दिया जाता था। बहुत बार हमने देखा दोस्तों, क्योंकि कहानियां सुना होगा आपने, या फिर यदि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा दोस्तों कि जो महिलाएं होती थी उनको जमीन दहेज में दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं को स्वतंत्र यानी कि उनको स्वतंत्र रह सके, या महिलाएं जो है स्वतंत्र रह सके, उनके लिए जो है पहले ऐसे इस प्रकार की जो है सुरक्षित रहने के लिए आभूषण या फिर जो है जमीन या फिर ऐसा धन यहाँ हम कह सकते हैं दोस्तों वो दिया जाता था। लेकिन महिलाओं का अधिकार यहाँ पर जो है सीमित होता था, लेकिन केवल महिलाओं का अधिकार यहाँ पर होता था, पहले ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन मनुस्मृति या फिर अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों दहेज प्रथा का। तो यदि हम प्राचीन काल में देखें दोस्तों, पूरा विवरण को यदि मैं इसे पूरे एक पॉइंट में समेटने का प्रयास करूं दोस्तों, तो प्राचीन काल में भी इस प्रकार की जो है कुप्रथाएं देखने को मिली, और ये स्टार्ट कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही रहा है। लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि महिलाओं को जिसका शादी हो रहा है वो सुरक्षित महसूस करे, जहां भी जाए उसे सुरक्षित महसूस करे वो, और जो है उसे जो चाहिए वो सारी चीजें जो है माता पिता से दिया जाता था। लेकिन ये आगे चलकर ये काफी बड़ा हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये मामला काफी बड़ा बढ़ गया, और कहीं ना कहीं ये एक हम कह सकते हैं दोस्तों कि दिया जाने वाला जो धन था वो आगे जाके ज्यादा बढ़ गया, और अब इसे दहेज निषेध कहा जाने लगा। और इस प्रकार से लोग जो है दहेज के रूप में बहुत सारा जो धन है या फिर जो हम कह सकते हैं दोस्तों की जो जमीन है या फिर बहुत सारी जो ऐसे कीमती चीजें है या आभूषण है वो मांगने लगे। और सो प्राचीन काल से ये स्टार्ट होता है दोस्तों। और यदि हम मध्यकाल की बात करें दोस्तों, तो मध्यकाल में कहीं ना कहीं समाज में दहेज को जो है प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता के रूप में यहाँ पे देखा जाने लगा। जबकि हमने पहला जब देखा था दोस्तों प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा के तौर पर यहाँ पे दहेज या फिर आभूषण दिया जाता था, और उसका अधिकार केवल किस पे होता था, महिलाओं पर होता था। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है जो है मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, जिससे कि आपका जो है टॉपिक है वो अच्छा से क्लियर हो सके। ठीक है, सो इसे कहा जाता था स्त्री धन, यानी कि स्त्री को जो है उसकी स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला आभूषण या धन। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों मध्यकालीन अवस्था पे और मध्यकाल पे। और इस समय में क्या होता था दोस्तों कि समाज में दहेज को जो है प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता के रूप में देखा जाने लगा, और जो है संपन्न वर्ग और राजा जो है महाराजाओं के बीच में प्रचलन यहाँ पे बढ़ गया, और गरीब वर्ग ने इसे अपनाया है ना, यानी कि गरीब वर्गों ने भी इसे आगे जाके अपनाया। सो सबसे पहले तो यह जो वर्ग यानी कि यह जो इस प्रकार की जो प्रथाएं थी कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं की थी, क्योंकि बहुत बार आपने देखा दोस्तों जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री तो वहां पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे महाराजा हुए जिन्होंने अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं जमीन या फिर कहीं ना कहीं कोई राज्य दे दी। सो इस प्रकार के जो प्रचलन है या फिर इस प्रकार की जो प्रथाएं है पहले हमें राजा महाराजाओं को केस में देखने को मिला जो समाज यानी कि मध्यकालीन में, और यही प्रथा अब जो है गरीब वर्ग भी अपनाने लगा है। इसके बाद में अब मैं लेके चलता हूँ आपको आधुनिक काल पे, यानी कि वो औपनिवेशिक काल में, जो कि ब्रिटिश शासन काल के बाद में महिलाओं की संपत्ति का जो अधिकार है यहाँ पे लागू किया जाता है दोस्तों, और स्त्री धन की परंपरा समाप्ति की और दहेज प्रथा की विकृति का रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कदम यहाँ पे जो पहला जो उठाया दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम का, हम कह सकते हैं दोस्तों जो कि महिलाओं के लिए, सो महिलाओं के लिए ब्रिटिश शासन काल में ही महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर क्या कर दिया, सीमित कर दिया गया है। ठीक है, सीमित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों दहेज प्रथा के कारणों को। सो आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों,
तीनों कालों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि दहेज प्रथा का यानी कि दहेज देने की जो प्रथा है या दहेज लेन देन की जो प्रथा है वो कहाँ से शुरू हुआ, प्राचीन काल से हुआ, कैसे हुआ, वो स्वतंत्रता के आधार पर पहला यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों। इसके बाद में दहेज प्रथा को जो दूसरा जो हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों कि इसे और आगे जाने पर जो है यहाँ पर मध्यकालीन में राजा महाराजाओं ने इसे जो है अपना प्रचलन को बढ़ाया और धीरे 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 ये राजा महाराजाओं से गरीब वर्ग में अपनाया जाने लगा इससे, ठीक है। सो इस प्रकार से अभी जो है लोग इस प्रकार से अपना रहे हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमने देखा उसके बाद में उपनिवेशक और उपनिवेशक काल यानी कि आधुनिक काल में जो है ब्रिटिश शासन काल यानी कि ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की जो संपत्ति था दोस्तों उसको उसके अधिकार को क्या कर दिया गया, अब यहाँ पे सीमित कर दिया गया, यानी कि स्त्री जो स्त्री धन की परंपरा यहाँ पे समाप्ति की ओर है और साथ ही साथ दहेज प्रथा का जो है विकृत रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम समझते हैं दहेज प्रथा का कारण को। तो इस प्रकार से आपने दहेज प्रथा की शुरुआत देखा दोस्तों और उसका जो है अंत ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि दहेज प्रथा की सुधार हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसके बाद में हम दहेज प्रथा के कारणों को देखते हैं जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा दोस्तों दहेज प्रथा का जो अधिनियम है सन 1961 में यहाँ पे लागू किया गया था। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया है कि दहेज प्रथा का जो अधिनियम है ये कब आता है दोस्तों, सन 1961 में ये लाया गया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस अधिनियम की परिभाषा हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप सभी को पता है कि यह अधिनियम जो 1 जुलाई से 1961 में पूरे भारत में ये लागू किया जाता है दोस्तों। इस तरह की जो मामला है या फिर प्रकार की जो समस्या है कहीं ना कहीं दहेज को लेकर वो काफी बढ़ जाता है और इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम यहाँ पर लाया दोस्तों 1 जुलाई सन 1961 में और इसे पूरे देश में लागू कर दिया। सो इस प्रकार से यहाँ पे जो है दहेज निषेध अधिनियम लागू होता है। और यदि हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह अधिनियम या फिर वह अधिनियम जिसे 1 जुलाई 1961 में पूरे देश में लागू कर दिया गया दहेज लेन देन मामले को कम करने के लिए, उसे कहा जाता है दहेज अधिनियम यानी कि निषेध अधिनियम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में इस अधिनियम के तहत जो है महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए, वो प्रावधान हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ और कारण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने पहला जो दहेज यानी कि दहेज निषेध अधिनियम के जो यानी कि दहेज प्रथा के जो कारण हमें यहाँ पे देखने को मिला था वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले अशिक्षा का कारण कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। अशिक्षा का कारण यानी कि लोग अशिक्षित होने के कारण जो है दहेज के मामले में जो है लेन देन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा अपनाते हैं और महिला वर्ग से खासकर जो है दहेज की जो मांग है वो यहाँ पर की जाती है। इसके बाद में दूसरे पॉइंट हमें बहुत ही वेरी वेरी हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है पारंपरिक, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं ये मानते हैं कि हमारी परंपरा में या फिर हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनमें भी ये प्रथा चली आ रही है कि दहेज का लेना यानी कि दहेज का देना, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो है तो हम भी लेंगे। इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं कहीं ना कहीं पारंपरिक तौर पे भी लोग ये मानते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण हमें यहाँ पे दहेज का कारण बनता है दोस्तों। इसके बाद में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, जैसे कि हमने स्टार्ट में ही कहा देखा दोस्तों कि जो दहेज की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वैदिक काल में हमने देखा था कि स्वतंत्रता के रूप में यानी कि महिला जो है स्वतंत्र रह सके उसके लिए उसे सहायता के रूप में जो है दहेज दिया जाता था। और यही यदि हम देखें दोस्तों अभी की स्थिति में भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति यानी कि महिलाओं की आर्थिक निर्भरता के कारण जो है कहीं ना कहीं ये भी दहेज का कारण बन रहा है। यानी कि महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना यानी कि महिलाएं सक्षम ना होने के कारण जो है उन्हें दहेज दिया जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कानून का यानी कि कानून का कमजोरी क्रियान्वयन, यानी कि कानून जो है पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं कर रहा है, देख रेख नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हम कह सकते हैं दोस्तों, है ना, कानून की कमी के कारण, ठीक है, या फिर क्रियान्वयन की कमी के कारण। और समाज में प्रतिष्ठा का मुद्दा न उठना, यानी कि विवाह में दहेज को संपन्न यानी कि सम्मान का प्रतीक समझा जाता है दोस्तों बहुत बार। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए लोग जो है दहेज देते हैं या लेने की प्रथाओं को मानते हैं, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो कि आपको बताना था और मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में ये अधिनियम हमने यहाँ पे देखा दोस्तों सन 1961 में ये अधिनियम यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, उन प्रावधानों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से शायद आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी धाराएं जो है इस अधिनियम के तहत लागू किए गए और क्या सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है वो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। पहला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों धारा 3, यानी कि धारा 3 को हम समझते हैं दोस्तों। इसमें यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से दहेज जो है देने और लेने की जो प्रथाएं होती है, यानी कि दहेज लेने और देने की जो
प्रथाएं होती है दोस्तों, उनको इस धारा के तहत जो है निषेध माना गया दोस्तों। और इसके तहत जो है यानी कि 4 साल यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे जो है एक सजा का प्रावधान किया गया दोस्तों, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा लगभग 5 साल का जो सजा का प्रावधान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और लगभग इसमें 15,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लागू किया जाता है। सो दहेज लेने और देने के कारण यानी कि देने के कारण यदि आपके ऊपर में यदि कोई ऐसा मुकदमा चलाया जाता है, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसा कोई जो है संदेश पहुंचाया जाता है थाना प्रभारी तक, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर में धारा 3 लागू होगा और उस कंडीशन में 5 साल की सजा का प्रावधान है और 15,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर दिया जाता है। सो इस प्रकार से धारा 4 में ये प्रावधान है दोस्तों। इसके बाद 3 में प्रावधान है, इसके बाद में धारा 4 की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको। और धारा 4 को हम समझते हैं दोस्तों। सो इस धारा के तहत जो है दहेज मांगने की जो है दहेज मांगने की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। यानी कि यदि आप दहेज मांग रहे हो और यदि आपकी कंप्लेंट कहीं ना कहीं थाना प्रभारी तक पहुंचती है, न्यायालय तक पहुंचती है, तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे 6 महीने यानी कि कम से कम 6 महीने से जो है 2 साल तक का जो सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। कहता है 6 महीने से यानी कि 2 साल तक सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों धारा 2A को। ठीक है, यानी कि धारा 6 को हम समझते हैं। धारा 6 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो धारा 6 में दहेज की संपत्ति का पुनः हस्ताक्षरण, या हम कह सकते हैं दोस्तों दहेज की संपत्ति का पुनः हस्ताक्षरण यदि किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि यदि विवाह के बाद में दहेज की जो वस्तुएं होती है वो वधु के पास में ना होते हुए वापस लौटाने का कार्य किया जाता है, या लौटाना अनिवार्य होता है, ये इस प्रकार की प्रथाएं यदि होती है, तो उस कंडीशन में धारा 6 लागू किया जाता है दोस्तों। और इस धारा के तहत जो है विवाह के बाद में दहेज की वस्तुएं मांगी जाती हैं, तो यहाँ पे ये धारा लागू होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देखोगे दोस्तों धारा 8। ठीक है, यानी कि धारा 8 में क्या होता है दोस्तों, इस धारा के तहत जो है गैर जमानती अपराध के तौर पर जो है इस धारा में उल्लेख है दोस्तों। और इसमें क्या होगा, दहेज के मामले में यदि गैर जमानती और संज्ञेय के आधार पर इसे आपको माना जाता है। ठीक है, यानी कि आपको आपके ऊपर में सजा का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है और जो है अपराधी के तौर पर इसे सिद्ध किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सो दहेज के मामले में गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाता है। कैसा माना जाता है, यानी कि गैर संज्ञेय अपराध माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने देखा दोस्तों धारा 8। ठीक है, यानी कि यह जो है जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों धारा 8A। धारा 8A में क्या प्रावधान किया गया है वो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि यदि दहेज जो है लेने या फिर मांगने का अपराध लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में आरोप सिद्ध करने का दायित्व जो है आरोपी पर होता है, यानी कि आरोपी पर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देखा दोस्तों धारा 8A और धारा 8A के पूरे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि अधिनियम के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। और अभी जहां तक तो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इन्हीं पॉइंटों से बन रहे हैं कि कौन सा धारा में क्या प्रावधान किया गया है, या फिर आपको कंडीशन पूछ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति, हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज मांगता है, दहेज देने या फिर लेने का जो है मांग रखता है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर में कौन सी धारा 3 लागू होगी। धारा 3 लगाया जाएगा, जिसमें 5 साल की कारावास और 1500 रुपए का जो जुर्माना है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। सो इस प्रकार से हमने पूरे अधिनियम देखे दोस्तों, और कौन से प्रावधान किस धारा में किए गए हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा। सो आप एक एक पॉइंट को अच्छा से समझ लीजिएगा दोस्तों। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मैं डिटेल पीडीएफ आपको शॉर्ट में दूंगा, यानी कि दोनों पीडीएफ आपको फ्री में मिलते हैं। सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो वो आप डाउनलोड करके एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं दोस्तों दहेज निषेध यानी कि दहेज विरोधी अन्य कानूनी प्रावधान भी यहाँ पर किए गए, और वो कौन कौन से प्रावधान है दोस्तों वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला जो प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है भारतीय दंड संहिता। यानी कि इसमें जो है दोस्तों जो है धारा 304 बी के तहत, यानी कि 304 बी के तहत यहाँ पे दहेज हत्या या फिर 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है दोस्तों। दहेज के समय दहेज मामला को लेकर यदि किसी महिला वर्ग या पुरुष वर्ग की, महिला वर्ग की खासकर हत्या यदि हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे लगभग जो है 7 साल यानी कि 7 साल का सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया दोस्तों। कितना, 7 साल। और साथ ही साथ उम्र कैद की जो यानी कि सजा का प्रावधान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितना समय, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बाल विवाह से, उसमें आपसे वर्ष पूछा गया था, साथ ही साथ
सेकंड शिफ्ट में शायद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कितना जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सो धारा 304 बी के तहत जो है दहेज हत्या का मामला यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, और इस कंडीशन में जो है 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला धारा यहाँ पे लागू होता है दोस्तों 498, और 498 के तहत दोस्तों जो है पति या फिर उसके परिवार द्वारा क्रूरता और प्रताड़ना जैसे जो कार्य है वो किया करते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 3 साल का सजा का प्रावधान किया गया है। कितने 3 साल का सजा का प्रावधान यहाँ पर माना जाता है। सो ये दोनों पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। सो पहला 304 आपसे पूछ सकता है, जिसमें कि दहेज हत्या का आरोप यहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों। सो उस कंडीशन में जो है 304 धारा लागू होती है, जिसमें कि 5 साल का सजा और उम्र कैद की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और यदि 304 की 498 की बात करें दोस्तों, सुधारा 498 उस कंडीशन में लागू होता है दोस्तों जब कोई पति अपने परिवार यानी कि कोई पति जो है अपने परिवार द्वारा क्रूरता और प्रताड़ना के लिए यानी प्रताड़ना के रूप में परेशान किया करता है किसी महिला को। सो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे 3 साल का सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। सो इस प्रकार से पहला भारतीय दंड संहिता यहाँ पर आता है दोस्तों। इसके बाद में हम समझेंगे दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता। सो पहला जो आपको देखने को मिला था दोस्तों वो देखने को मिला था भारतीय दंड संहिता। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सिविल प्रक्रिया संहिता। अब ये क्या होता है दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई दहेज संबंधित अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती आधार पर यानी कि अपराध माना जाता है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन में सिविल प्रक्रिया संहिता जो है यहाँ पर लागू होती है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यानी कि दहेज प्रतिबंध यानी कि संबंधित अपराधों को संज्ञेय यहाँ पर माना जाता है और गैर जमानती अपराध जो है यहाँ पर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से सिविल प्रक्रिया की संहिता यहाँ पर लागू की जाती है। इसके बाद में हम समझते हैं दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं जो कि इस प्रकार के जो दहेज प्रथा को यानी कि दहेज प्रथा को कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं चलाया है, और ये योजनाओं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं। सो पहला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें कि महिलाओं को शिक्षित किया जाता है और सशक्त बनाया जाता है ताकि इस प्रकार की जो दहेज प्रथा है उसमें भाग न ले और वे कुछ सक्षम हो सके और शिक्षित होने के साथ साथ वे जो है लोगों को जागरूक करे और वो खुद जागरूक हो सके। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यहाँ पे चालू किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में सेकंड जो योजना आपको देखने को मिलेगा दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाया गया वो देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। अब आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन आपसे कि जो है दहेज प्रथा को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई। तो पहला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, इसके बाद में अगला जो योजना आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि बालिकाओं के लिए इसमें किया जाता है दोस्तों उनके आर्थिक सहायता के लिए यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो अगला योजना यहाँ पे लाया गया दोस्तों, और वो योजना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में उन्हें जागरूक किया गया दोस्तों, और खासकर सामाजिक जागरूकता के अभियान के तहत जो है महिलाओं को इस मामले में दहेज प्रथा को जो है निषेध के रूप में देखने के तौर पे जो है उन्हें शिक्षित किया गया। सो इसीलिए जो है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन यहाँ पर लाया जाता है और इस प्रकार से जो है दहेज प्रथा को यहाँ पे कम किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों शिक्षा को जागरूक हो गया। इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों जो है महिलाओं के लिए कुछ योजना यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। सो इस प्रकार से जो है दहेज प्रथा को पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त करने की ओर जो है सरकार कदम उठाता है दोस्तों, और एक एक करके जो है दहेज प्रथा को यहाँ पर कम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दहेज प्रथा को समाप्त करने के कुछ उपाय हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से उपाय है और उन पे हम नजर डाल लेते हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा सख्त कानून और उनका पालन करना, है ना। सो अभी जो दहेज प्रथा को यदि समाप्त करना है पूरी तरीके से दोस्तों, सो जो है इसके लिए सख्त कानून और उनका पालन करना होगा, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो सख्त कानून का पालन, ठीक है। सो ये होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखने को मिलेगा शिक्षा और जागरूकता में, है ना। सो यदि लोगों को शिक्षित किया जाए दोस्तों और जागरूक किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं या फिर दहेज प्रथा है कहीं ना कहीं काफी कम हो सकता है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों जो कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का भी कारण कहीं ना कहीं ये एक दहेज प्रथा का कारण बनता है। सो इस पे भी कहीं ना कहीं
काम करना चाहिए और दहेज रहित विवाह को यहाँ पे लागू करना चाहिए। सो इस प्रकार से यदि इन पॉइंटों पे ध्यान दें, सो कहीं न कहीं दहेज प्रथा काफ़ी हद तक या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत हद तक जो है समाप्त हो सकता है। सो ये दहेज प्रथा को समाप्त करने के कुछ कारण थे, यानी कि उपाय थे, इनको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? सो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि दहेज प्रथा जो है समाप्त होती है और दहेज प्रथा ना केवल हम कह सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं के अधिकार का हनन करती है दोस्तों, बल्कि समाज के यानी कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देती है। और दहेज अधिनियम 1961 और अन्य कानूनों ने जो है कानूनों के तौर पर अब यहाँ पे पालन किया जा रहा है और समाज में जागरूकता फैलाया जा रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें यानी कि उनके जो कुप्रथाएं हैं उनको यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज के क्लास में जो है दहेज प्रथा को समझा दोस्तों, और उसमें जितने धाराएं भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए दोस्तों, कौन कौन सी धाराएं हैं, उसमें कौन से किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है, वो पूरा फैक्ट मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और इसका डिटेल वाला जो पीडीएफ है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपका जो भी डाउट होगा वहां से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और ये पूरा क्लास रहा जो कि आपको जो है 2 से 3 नंबर दिलाएगा दोस्तों। सो आपको इस क्लास को और अच्छे से रिवीजन करके देख लेना है और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका कंप्लीट पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू दोस्तों। ये क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और यदि आप और शॉर्ट में या फिर और डिटेल में क्लासेस चाहते हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और इसका कंप्लीट पीडीएफ और नोट्स को जरूर ही देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।